नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का कल्चरल विजन इस चैनल में। और आज प्रस्तुत हूं भस्म निर्माण विधि को लेकर। जितनी भी भस्म निर्माण की विधियां हैं उनमें से जो कुछ विधियां जो बहुत ही प्रायोगिक हैं, सरल हैं, जिनका हम प्रयोग घर पे कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको लेकर के आज मैं प्रस्तुत हूं। एक दर्शक श्री ध्रुव शर्मा का एक प्रश्न था कि उनके यहाँ स्थान पे भस्म की जो पैकेट है वो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। उसी के उत्तर में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम जान लें कि भस्म क्या है। भस्म का एक नाम विभूति भी है। और भस्म समस्त तत्व, जो भी तत्व हैं इस दुनिया में, आपको मैंने जब मंत्र बताया था जिसमें हमने भस्म धारण विधि में मंत्र किया था कि अग्नि इति भस्मा, वायु इति भस्मा, जलम इति भस्मा, तो आपने देखा था उसमें सब कुछ भस्ममय है। ये पूरा जगत अंत में इसकी अंतिम परिणति क्या होगी, किसी भी चीज की अंतिम अवस्था क्या हो सकती है, वो भस्म हो जाएगा। और भस्म में कुछ भी अशुद्ध नहीं रहता। अग्नि के संपर्क में सब कुछ जल जाने के बाद क्या बचता है, सब शुद्ध हो जाता है, सब पवित्र हो जाता है। तो भगवान शिव हमें ये दिखाते हैं, इसका दो पक्ष है। एक तो बचता कुछ नहीं है, इस संसार में बचने कुछ भी बचता नहीं है और सब कुछ भस्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, भगवान शंकर उसको मस्तक पे धारण करते हैं, यानी वो हमें एक उनकी टीचिंग भी है कि इस पूरी जगत का सार है भस्म, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, नथिंग विल रिमेन। अच्छा, तो अब आइए हम बात करते हैं इन विधियों की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, शास्त्र में 3 प्रकार माने गए हैं भस्म निर्माण के। एक है श्रौत। श्रौत आप सब जानते हैं, श्रुति परंपरा यानी वैदिक परंपरा के अनुसार जब कोई यज्ञ करता है तो उसको श्रौत कर्म कहते हैं। तो उन यज्ञों के द्वारा आपने कोई यज्ञ किया और उससे जो भस्म प्राप्त हुई, बड़ा पवित्र माना जाता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे पवित्र वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, तिल का इस्तेमाल किया जाता है, घी का इस्तेमाल किया जाता है, तो अनेक प्रकार से, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, स्मार्त। स्मार्त परंपरा के अनुसार जब आप कोई यज्ञ करते हैं तो उससे जो भस्म प्राप्त होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, जिन विधियों को आज हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हमें घर में बनाना है, हम तो ये बहुत बड़े यज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े हवन की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य रूप से घर में भस्म कैसे बनाएं, तो उसको बोलते हैं तीसरा जो प्रकार है लौकिक। तो लौकिक विधि से, जैसे आपने कोई कंडा देसी गाय के कोई कंडे आगे आदि जला लेते हैं जब आप, तो वो भस्म ही बचता है अंत में, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए हम इसमें कठिन विधियां भी होंगी, सरल विधियां भी होंगी, अपने सुविधा के अनुसार जो भी आपको उचित लगे आप उसका इस्तेमाल कीजिए और भस्म बनाइए। तो विधि नंबर 1, पीपल की लकड़ी हो, पाकर की लकड़ी हो, रसाला की लकड़ी हो, बिल्वपत्र हो, केला हो और देसी गाय का कंडा। ध्यान रखिए, देसी गौ माता बहुत महत्वपूर्ण है। उन सबको मिला करके आपको जला लेना है। जलाना कैसे कि ये पूरा राख बन जाए, भस्म यानी राख। इस राख, बची हुई राख को आपको छानना है, क्योंकि वो जो राख बचेगी उसमें थोड़े बड़े कंकड़ भी होंगे या उस तरीके से कोई चीज हो सकती है, तो आप उसको किसी महीन कपड़े से छान लीजिए। छानने के बाद क्या बचेगा, थोड़ा रिफाइंड आपको राख मिलेगा, और उस राख को आपको फिर देसी गाय के, गौ माता के कच्चे दूध में आपको मिला लेना है, इसका लड्डू बना लेना है। तो क्या करेंगे, क्या ये कंप्लीट हो गया? देखिए, कुछ लोग इसको कंप्लीट मान सकते हैं, चाहे तो यही इस्तेमाल कर लीजिए। आगे मैं जो विधि बताऊंगा उसमें एक विधि ऐसी आएगी कि ओनली 1 टाइम यू डू इट और आपका भस्म कंप्लीट है। लेकिन इस विधि में आप चाहे तो 7 बार तक इसको रिपीट कर सकते हैं। क्यों रिपीट करें, कैसे रिपीट करें? इस लड्डू को बनाया आपने गाय के दूध में, इसको फिर आग में तपाइए। तपाने के बाद उसको फिर बुझाना है आपको दूध में, कच्चे दूध में, और फिर तपाना है आग में, फिर बुझाना है। ऐसा कितनी बार करना है? 7 बार करना है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको जो भस्म है वो बिल्कुल कंप्लीट शुद्धतम रूप में, जितनी बार आग में कोई चीज जाती है वो उतनी ही शुद्ध होती है। ये इसके पीछे का एक मतलब है। लेकिन उसके जो तत्व हैं वो और रिफाइंड माइक्रो फॉर्म में वो और ताकतवर होते हैं। तो इसीलिए यहां पे ये विधि फॉलो की गई है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं विधि नंबर 2 की तरफ।
विधि नंबर 2 में भी आपको कुछ सामग्रियां लेनी है और उसको जला करके उसका भस्म तैयार कर लेना है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो विधि नंबर 2 क्या है? गाय के उपले ले लीजिए, दुर्वा ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, नागर मोथा ले लीजिए, केसर ले लीजिए, गोरोचन ले लीजिए, चंदन ले लीजिए और गुग्गुल ले लीजिए। इन सबको मिलाकर के आपको जला लेना है और इसका भस्म बना लेना है, राख बन जाएगी। उसको छान लीजिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तीसरी विधि, इसमें भी आपको क्या करना है, ये कुछ पदार्थ जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। विधि नंबर 3, इसमें देसी गाय के कंडा यानी गोबर का जो उपला जो सूख जाता है, जब गोबर उसको सूखने के बाद उसका उपला ले लीजिए। पीपल की लकड़ी, शमी की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, अमलतास की लकड़ी और बेर उसको मिलाकर के आपको जला लेना है। और जलाने के बाद जब उसका भस्म बन जाए, उस ठंडा पड़ जाए, तो उसको आपको महीन कपड़े से छान लेना है। ठीक है, तो वो जो भस्म है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पूजन में भी कर सकते हैं, ईश्वर को भी, भगवान शिव को भी चढ़ा सकते हैं, स्वयं भी धारण कर सकते हैं इसको। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो गाय के गोबर को हम कैसे इकट्ठा करें और किस विधि से, ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट और ऑलमोस्ट सब में इसका इस्तेमाल होगा। उसका डिस्कस भी मैं आगे करने वाला हूं, उस भी आप ध्यान से सुने। विधि नंबर अगली विधि में आप देखिए कि जब देसी गौ माता, देसी गाय, आप जानते हैं देसी गाय और जर्सी गाय का तो अंतर आप जानते ही हैं, उन दोनों के दूध का भी फर्क जानते हैं आप। मैं A2 A1 आपने तमाम पढ़ाई होगा, मिल्क वगैरह, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जो हमारी देसी गौ माता है, उनके गोबर, जब वो गोबर करती हैं तो वो भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। तो कैसे, कहां पे कैसे इकट्ठा करें उसको? आपने कोई तांबे का कोई पात्र लेना है, उसमें इकट्ठा करना है। एक परंपरा से कहते हैं तांबे का बर्तन हो उसमें इकट्ठा करें और सुखाएं, और दूसरी परंपरा कहती है कि नहीं, किसी लकड़ी के पटरे पर रोप करके उस पर किसी धातु का स्पर्श नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसमें परंपरा भेद है, मत भेद है, तो मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा कि आपके पास जो उपलब्ध हो, आपको जो उचित लगे आप उसका फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी एक कॉन्ग्रीगेशन तैयार की है, जितने भी तरह के भस्म निर्माण की विधियां हो सकती हैं। फिर वो सुखा लें। सुखाने के बाद क्या करेंगे, ये विधि बहुत ही मेरी फेवरेट विधि है, क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि क्योंकि ये बहुत ही चर्चित, यानी कई लोग इसको फॉलो करते हैं। साधु परंपराओं में भी बहुत सारे साधु हैं जो इसको फॉलो करते हैं। तो आप देखिए क्या करना है, आपने जब देसी गौ माता गोबर करते हैं, उनको किसी तांबे के बर्तन में इकट्ठा कर लेना है, सुखा लेना है। सुखाने के बाद उसमें कपूर मिलाना है, और कपूर के साथ साथ जो चीजें होती हैं, आपने गुग्गुलों का नाम सुना होगा, बहुत अच्छी औषधि है, आप वो भी मिला सकते हैं। कपूर देसी होना चाहिए, ध्यान रखिए। गुग्गुल, बहुत अच्छी क्वालिटी का गुग्गुल मिला लीजिए। आप चाहें तो उसमें जटामासी मिला लीजिए। और इन जो चीजें हैं, जो बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक चीजें हैं, जिन चीजों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, इनको मिला लिया आपने और इनको जला लेना है। जलाने के बाद क्या बचता है? राख बचती है, भस्म बचता है। और फिर क्या करना है उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसको 1 से 2 घंटे के लिए देसी गौ माता के दूध में, शुद्ध कच्चे दूध में उसको डाल के रख दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद उसको क्या करना है? छान लेना है। छानने के बाद जो भस्म बचती है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, भगवान शिव को चढ़ाइए, अपने भी धारण कीजिए। ये बहुत ही इजी मेथड है जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब एक और विधि है, उस विधि के अनुसार आप देखिए, जैसे कि हम जानते हैं देसी गौ माता जब करती हैं तो उनको उस गोबर को पटरे पर रोपना है। इस विधि के अनुसार पटरे पर, लकड़ी के पटरे पर रोपना है। इस परंपरा में धातु का प्रयोग नहीं करते। लकड़ी के पटरे में रोप करके उसमें गाय के घी से उसको सुखाने के बाद, उस कंडे को सुखाने के बाद गाय के घी से हवन कीजिए। अब हवन की बहुत सामान्य विधि आप नित्य कर्म पूजन प्रकाश से देख सकते हैं पीछे, जो बहुत हर व्यक्ति को आना चाहिए। बहुत सरल विधि है, उसको कर लिया आपने। और उसके बाद आपने जो जल के जो भस्म तैयार हुआ उसको छान लिया कपड़े से, और वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और विधि, उस विधि में आपने क्या करना है, केवल गाय के, देसी गौ माता के जो उपला है,
जैसे भी आपको उपलब्ध होता है, जहां भी उपलब्ध होता है, देसी गौ माता का होना चाहिए, उसको जला लिया, उसी की राख बना ली, छान लिया, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और विधि है, उस विधि में आपने केवल बेलपत्र लेना है और बेल की लकड़ी लेनी है समान मात्रा में, उसको जला लेना है। जलाने के बाद जो श्वेत भाग जो बचता है, जो बहुत शुद्धतम भाग बचता है, उसको आपने निकाल लेना है, वो भस्म की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये इतनी सारी विधियां हैं, आप इन विधियों में आपको जो उचित लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब कुछ बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मैं करना चाहूंगा कि ये जो भस्म बनती है ये सिर्फ पूजा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। आयुर्वेद में गाय के गोबर के जो भस्म है वो अनेक रोगों में, यहां तक कि कुछ लोग तो ये चर्चा भी करते हैं कि वो कैंसर आदि जब रोग होता है तो उसमें भी, और बच्चों के लिए भी कई सारे रोगों में उसको जल में मिला करके पिलाने का विधान है, वो आयुर्वेदिक पद्धति है। लेकिन जब आप उसको धारण करते हैं शरीर पर, तब भी आपको बहुत सारे उसके औषधीय लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो शुद्धतम रूप में जब भस्म तैयार होती है तो वो आपके शरीर को लाभदायी होती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है मेडिकली, कुछ लोगों का ये कहना है कि गाय के गोबर में ये जो भस्म जब आप बनाते हैं तो उसमें 21 प्रकार के ऑक्साइड्स, जो अनेक जो तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आयुर्वेदिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो भी प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो भस्म के बनाने के संदर्भ में थी। आशा करता हूं कि आप सभी को इससे लाभ होगा और आप इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर आपको ये जानकारियां पसंद आई हो, अगर मेरा ये प्रयास पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो। और एक बात और कि आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो वीडियोस मैं कोशिश कर रहा हूँ सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का जो एक पहलू है उसको आपके सामने लाने की, वो आप तक जल्दी पहुंच सके, तुरंत पहुंच सके। नमस्कार।